के प्रोग्राम सेहत आपकी में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। नाज़रीन, आपको पता ही है कि हर हफ्ते हम इस प्रोग्राम के जरिए एक नए डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस डॉक्टर के जरिए कई जो बीमारियां हैं उनके बारे में उनसे टिप्स लेते हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। आज इसी कड़ी में हमने अपनी स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर हर्षदीप जोशी जी, जो कि गायनी से रिलेटेड इश्यूज पर हमसे बात करेंगी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस स्टूडियो में आई। इस बारे में हम आपसे जो गायनी रिलेटेड है इस इशू पर हम आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि जो डिसऑर्डर है, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये क्या क्या हैं और इसके रीजंस क्या क्या हैं और इसको इलाज कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले जो गायनी की दो ब्रांचेस आती हैं, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। जो गायनी की प्रॉब्लम्स होती हैं दैट इज रिलेटेड टू वुमेन, और ऑब्स्टेट्रिक्स हमारा होता है जो चाइल्ड बर्थिंग और लेबरिंग से रिलेटेड होता है। अब गायनी की अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो वो यंग लड़कियों में अलग होती है और बीच में जो मिडिल एज वुमेन होती है उनकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो हम कहते हैं 15 से 45 साल का, उनकी अलग होती हैं। अब आजकल जैसे एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हम बढ़ते देख रहे हैं, स्ट्रेस रिलेटेड हमने बात की कि बहुत ज़्यादा लोगों में स्ट्रेस आ रहा है। एक तो बच्चियों में प्रॉब्लम आ गई हुई है इरेगुलर पीरियड्स की। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की भी प्रॉब्लम है कि एज से पहले लड़कियों का मैच्योर हो जाना या जो पीरियड्स का एज से पहले आ जाना, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की प्रॉब्लम है। या उनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कई बार उनको पीरियड्स रिलेटेड और प्रॉब्लम भी आती हैं, डिस्मेनोरिया। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, फाइब्रॉइड जिनको हम रसोली कहते हैं वो प्रॉब्लम आती है, एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम आती हैं, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और इवन मूड स्विंग्स ये भी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इन डिफरेंट एज ग्रुप जो कि लेडीज़ फेस करती हैं अपने पूरे लाइफ के दौरान। तो ये जो पीरियड्स की बात है, इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, मतलब जो टाइम होता है उससे पहले ही आ जाता है, या ये जो इशू है ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है और इसका इलाज कैसे है? जब पीरियड्स आते हैं जिसको हम मेनार्की कहते हैं, तो पहले तो था एट द एज ऑफ 13 to 15 आते थे, लेकिन अब ये एज कम हो चुकी है। अब 10 साल के बच्चियों में भी हो जाता है कि पीरियड शुरू हो। ये क्यों? ये इसलिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, और डाइट ठीक नहीं है, बच्चियों में वैसे ओबेसिटी बढ़ रही है। तो मल्टीपल फैक्टर्स आ गए इसमें, और स्ट्रेस एक और फैक्टर है। तो इरेगुलर पीरियड्स में सबसे पहले ये होता है कि जब मेनार्की आती है तो 2 साल लग जाते हैं कि वो पीरियड्स को सेट इन होते होते। अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं तो 2 साल तक पहले वॉच करना चाहिए कि अगर इरेगुलर है और नहीं रेगुलर हो रहे तो 2 साल तक वो टाइम लगता है एडजस्ट होने में, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहे, देन यू शुड गो फॉर अ गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन, जिसमें पूरा हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, पूरा चेकअप होता है कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार अनीमिया भी एक और प्रॉब्लम आ जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कि कई बार टाइम से पहले आना या बहुत ज़्यादा आना या बहुत फ्रीक्वेंटली आना, तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं विद इरेगुलर पीरियड्स। तो उसमें क्या किस तरह से इलाज किया जा सकता है? इलाज देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा ना कि एक हमारा सबसे पहला रहता है कि हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनी रखनी होती है कि कुछ टाइम में चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, वो खुद सेटल हो जाती हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, जो पहले 2 साल में होते हैं। फिर भी नहीं हो रहा, सो देन यू हैव टू गो फॉर चेकअप। कई बार होता है अनीमिया करके भी होता है, तो उस टाइम पे हम आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक हो जाता है। कई बार डाइटरी डेफिशिएंसीज होती हैं, वो करेक्ट करते हैं तो ठीक हो जाता है। कई बार सिर्फ एक रीअश्योरेंस से, एक काउंसलिंग से, क्योंकि साइकोलॉजिकली लड़की को लगता है, कई बार एक काउंसलिंग से वो स्ट्रेस फैक्टर होता है वो रिमूव हो जाता है, तो फिर खुद ब खुद रेगुलराइज हो जाते हैं। अगर वो भी नहीं होता तो फिर और फैक्टर्स आते हैं, जैसे पीसीओडी आजकल बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है रेगुलर पीरियड्स में, तो फिर उसको करेक्ट करना पड़ता है। मैम, ये जो पॉलिस्टिक ओवरॉन सिंड्रोम है ये क्या है और इसको किस तरह से इसको डील किया जा सकता है, खासकर यंग लेडीज में, जल्दी लड़की में? देखिए, जो एक लेडी के पीरियड्स होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं 2 हार्मोन से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो जब इनका इम्बैलेंस होता है तब
ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसको हम स्टील लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं, ये आती है। अब इसमें क्या होता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब पहले क्राइटेरिया और थे, अब क्राइटेरिया और है। जैसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी पे ही होता था कि ओवरीज के आसपास ऐसे पूरी नेकलेस जैसी अपीयरेंस लगती थी, तो क्योंकि वो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते थे। वो बेसिकली फॉलिकल्स होते हैं जो मैच्योर होके ओवुलेट नहीं कर पाते, वो सिस्ट बन जाते हैं। तो वो फिर पूरी ओवरीज के आसपास जैसे एक नेकलेस अपीयरेंस देते थे। तो अल्ट्रासोनोग्राफी पे जब वैसी अपीयरेंस आती थी तो हम कहते थे कि पीसीओडी। लेकिन अब उसके साथ और भी हम क्राइटेरिया साथ में लेते हैं, जैसे हार्मोनल एसे पूरा कराते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहली चीज जो एक लेडी फेस करती है, सडन वेट गेन। अगर आपका सडन वेट गेन है कि एकदम से आपको लग रहा है कि वेट बढ़ रहा है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या आपको पीरियड्स ही नहीं आ रहे, जैसे पिछले 2-3 महीने जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं कि पीरियड्स ना आना या पीरियड्स बहुत ज्यादा आना या स्कैंटी आना, दूसरा ये। तीसरा ये कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ ऑन अनवांटेड एरिया, जैसे आप कह रहे हैं उसमें फेशियल हेयर आ जाता है, उसको हम हिरसूटिज्म कहते हैं, या एब्डोमेन पे हेयर आना शुरू हो जाता है, या अनवांटेड एरियाज पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना या हेयर फॉल होना या थिनिंग ऑफ हेयर होना। क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी में एंड्रोजन्स और बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो अगर आपके ये सारे साइंस हैं, जैसे सडन वेट गेन है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, हेयर फॉल हो रहा है, आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे, सो इस केस दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी। और होता ये मल्टीपल फैक्टर से है। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं जब ऐसे केसेस आते हैं? इरेगुलर पीरियड्स की पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है और उसके बाद आपको यू हैव टू गो फॉर सीरीज ऑफ टेस्ट के पूरा एक कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल जो सीबीसी हम कहते हैं वो करवा के, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा के, हार्मोनल एसे करवा के ऑन डे 2 ऑफ द पीरियड्स, वो सारा फिर कोरिलेट करके फिर इसका इलाज चलता है। सबसे पहले तो स्ट्रेट अवे मेडिकेशंस नहीं देते, मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ही करते हैं, क्योंकि जो एक चीज होती है जो बीमारी के फैक्टर्स होते हैं ना जिससे वो कॉज होती है, उन्हीं फैक्टर्स को हम करेक्ट कर दे तो वही इसका इलाज होता है। जैसे इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर डाइट का रोल होता है। आजकल बच्चियां बहुत ज्यादा जंक फूड खाती हैं, जैसे इजीली अवेलेबल हो गए, नूडल्स हो गए, बर्गर्स हो गए, पिज्जाज हो गए, ये मैदा का जितना प्रोसेस्ड फूड होगा, इसको मतलब कंप्लीटली हम कह देते हैं कि ये जंक फूड या बहुत ज्यादा स्वीटन फूड्स जैसे पेस्ट्रीज हो गए, शुगरी ड्रिंक्स हो गए, जूसेस हो गए, माजा, फ्रूटी, ये सब, कोका कोला। डाइट का सबसे पहले डाइटरी मॉडिफिकेशन कि प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज लो, नट्स लो, फिश, चिकन, लीन चिकन, इस तरह की अच्छी बैलेंस डाइट लेके, ब्रिस्क वॉक करके, क्योंकि जितनी ज्यादा इसमें एक इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, बॉडी में एक हार्मोन बनता है इंसुलिन, तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है कि इंसुलिन बनती है लेकिन वो उतना ग्लूकोज कम नहीं कर पाती। उससे क्या होता है कि इस पीसीओडी में आपके ब्लड शुगर रेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो बाद में ये क्योंकि आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो शेड नहीं प्रॉपरली हो पाती, तो बाद में ये केसेस एक एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए मतलब प्रोन हो जाते हैं। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अल्कोहल से, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो फीमेल्स लेती अल्कोहल भी लेती है, तो उससे एब्सटेन करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि आप जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एंड इवन इफ यू शेड 5% ऑफ योर बॉडी वेट, तो उसमें भी फिर ये सिम्टम्स में रिलीफ होना शुरू हो जाता है। योगा का बहुत रोल रहता है, मेडिटेशन, बिकॉज स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, तो योगा मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट इन दिस। प्रेगनेंसी की तरफ आते हैं, तो प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लेडी है उसको क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ज़्यादा? देखिए, प्रेगनेंसी में राइट फ्रॉम कंसेप्शन टिल द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, तो उसको पूरा ही ख्याल रखना चाहिए। पहले तो सबसे पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम कहते हैं, पहले 12 हफ्ते जो होते हैं, उसमें होता है कि एक तो एंटीनेटल चेकअप, 4 एंटीनेटल चेकअप थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक लेडी को कराने चाहिए, और अब तो आई थिंक पूरे इंडिया में देयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एट ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। दूसरा आता है कि उसको भी अपने डाइट का, बिकॉज प्रेगनेंसी एक न्यूट्रिशनली हाई डिमांडिंग स्टेट है,
कि अगर एक नॉर्मल सेडेंट्री फीमेल को 1900 कैलोरीज चाहिए तो प्रेग्नेंट लेडी को उससे आप लगा लें 350 एक्स्ट्रा कैलोरीज हर दिन चाहिए. सो शी नीड्स टू ऐड अगेन लॉट ऑफ फ्रूट्स टू हर डाइट, वेजिटेबल्स. उसको दूध का एक एक्स्ट्रा ग्लास जरूर लेना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स ऑफ द चाइल्ड. अदर देन दैट उसको लाइट हाउस होल्ड एक्टिविटीज थ्रू आउट प्रेगनेंसी करते रहना चाहिए. आजकल बहुत अच्छा होता है कि आजकल इकट्ठे कपल्स की काउंसलिंग करते हैं. इवन द हस्बैंड्स नीड टू बी काउंसल्ड बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम सिर्फ लेडी को नहीं कह सकते कि आपको ये करना है, आपको द इंटायर फैमिली नीड्स टू बी इन्वॉल्व. इवन द हस्बैंड नीड्स टू बी इन्वॉल्व इन दैट कि आप इकट्ठे काउंसलिंग क्लासेस लें, एक्सरसाइज, इवन योगा जो इकट्ठे हो सकता है. डू दैट टुगेदर बिकॉज इट्स योर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एक उस चीज़ का रहता है कि लाइट हाउस होल्ड एक्टिविटी अपनी करती रहे. अपने डाइट का ख्याल, सबसे बड़ी बात है अपना मूड बहुत अच्छा रखे बिकॉज अ हेल्दी मदर ओनली कैन गिव बर्थ टू हेल्दी बेबी. अगर उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स रहेंगे. एक और बाद में जाके चीज़ आ जाती है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी कई बार लेडी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है. तो वो उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं. और इसमें ये होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई मेडिकेशन नहीं लेनी होती क्योंकि बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उस पर इफेक्ट होता है. और अपने आप को बहुत ही क्लीन रखना, रोज़ नहाना, कपड़े चेंज करना, और सबसे बड़ी बात है कि नेल्स कट रखना, अपने बाल टाइडी रखना. सो ये एक नॉर्मल चीज़ है. और दिन में खाने के बाद इट इज़ रिकमेंडेड कि वो 2 घंटे ज़रूर सोए. इस पर हमें क्योंकि अच्छी बातें आप कह रही हैं, इस पर हम और भी बातें करेंगे आपसे. फिलहाल हमें एक ब्रेक लेना है. एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे फिर आपके सामने पेश होंगे. ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है खैर मकदम में. हमारे साथ है डॉक्टर हर्षदीप जोशी. मैम, गायनी रिलेटेड बात हो रही है. कई औरतों के बच्चे नहीं हो पाते हैं और फिर वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, IVF. ये क्या सिक्योर है, सेफ है ये जो टेक्निक है? कई हम कहते हैं कई औरतों के बच्चे नहीं हो पाते. मुझे लगता है हम अपने मुआशरे में इस बात को बदलते क्यों नहीं देते कि हम क्यों नहीं कह सकते कि कई कपल्स के बच्चे नहीं हो पाते. क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर रहता है कि एक टर्म होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक टर्म होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है कि उस कपल का कभी बच्चा हुआ ही नहीं. सेकेंडरी होती है कि एक बार एक बच्चा हो गया लेकिन उसके बाद सेकेंड टाइम उनका हो नहीं पा रहा. अब ये जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है इसको होता है लाइक इवन आफ्टर हैविंग अ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 1 year द कपल इज नॉट एबल टू हैव अ चाइल्ड. उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं. सबसे पहले हमें कॉजेस की तरफ जाना होता है. तो उसमें हमें दोनों को, इवन द मेल नीड्स टू अंडरगो सम टेस्ट. फीमेल्स के भी हम टेस्ट करवाते हैं. तो वो हम फैक्टर्स एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं पहले रेगुलर टेस्ट से कि उनकी ट्यूब्स तो नहीं ब्लॉक्ड हैं या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ये लेडीज़ के आती हैं. फिर हम मेल्स का भी स्पर्म एनालिसिस करवाते हैं, सेमेन एनालिसिस करवाते हैं. तो फिर जाके हम कंक्लूजन पे आते हैं कि अब कैसे करें. अब सीधा IVF की तरफ भी जाना कोई वो नहीं है बिकॉज कई बार होता है कि हम मतलब मेडिसिन दे के या मतलब कंसेप्शन करवा देते हैं फीमेल्स के बीच. सी द मोस्ट फर्टाइल टाइम एंड वी आस्क द कपल कि अब दिस इज द मोस्ट फर्टाइल टाइम एंड देयर आर हाई चांसेस टू कंसीव. तो वो नेचुरली भी थ्रू मेडिकेशंस हो सकता है. फिर IVF से पहले IUI भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू कंसेप्शन हो सकती है. व्हेन ऑल दीज फेल्स फिर हम IVF की तरफ जाते हैं एंड इट इज क्वाइट सेफ बिकॉज यू नो फाइनली यू विल हैव अ चाइल्ड ऑफ योर ओन. और इसमें इतने अब कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स भी नहीं. जस्ट नीड टू गो थ्रू 3 cycles. आपके एग्स रिट्रीव होते हैं बाहर लैब में, उनको फर्टिलाइज करते हैं एंड दे आर बैक इनटू द यूट्रस एंड इट्स लाइक वो कल्चर के थ्रू होके जाता है एंड इट्स लाइक अ नॉर्मल बेबी. तो वो एंड इट इज क्वाइट सेफ. ऐसा नहीं है. एंड अगर ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिस्ट ही करेगा, यू विल गेट इट डन थ्रू अ गुड गायनेकोलॉजिस्ट. सो इट्स क्वाइट गुड सेफ प्रोसीजर एंड फाइनली द कपल इज हैप्पी बिकॉज दे आर ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड. जो मदर्स हैं वो अपने बच्चे को दूध नहीं दे पाती, इस चीज को किस तरह से हम रिमूव करेंगे कि भाई ये जरूरी है, इनको ऐसा दिलाएं कि ये जरूरी है? जब चाइल्ड बर्थ होता है तो इमीडिएटली इट इज रिकमेंडेड कि एक अगर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर द मदर शुड स्टार्ट फीडिंग द चाइल्ड
नहीं तो जो WHO रेकमेंड करता है, अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 4 घंटे के अंदर अंदर आप बच्चे को फीड करना शुरू करें। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। एक तो है कि सबसे पहले मदर और चाइल्ड की बॉन्डिंग हो जाती है, मदर स्टार्ट्स फीलिंग अटैच्ड टू हर चाइल्ड। दूसरा है कि बच्चे में भी जो सकलिंग रिफ्लेक्स है वो जल्दी डेवलप हो जाता है, और उससे मदर के भी जो है वापस, बिकॉज वंस शी स्टार्ट्स फीडिंग द चाइल्ड, उसका इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस जल्दी हो जाता है, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कम हो जाती है, और जैसे जैसे वो बच्चे को फीड करेगी इट एक्ट्स एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो, क्योंकि जिसको हम लैक्टेशनल जब वो बच्चे को फीड कर रही है उसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं, तो उस दौरान क्या होगा कि उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। सो दैट एक्ट्स एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो, एंड रादर जो बच्चे को फीड करने से द मदर विल स्टार्ट गेटिंग रिस्टोर्ड टू हर ओरिजिनल फिगर, उसका जो ओरिजिनल फिगर है वो वापस आ जाएगा। और बच्चे के फायदे होंगे कि जिन बच्चों को मदर की फीड मिलती है, लाइक आइडली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम रेकमेंड करते हैं अप टू 6 months ऑफ एज, तो जिन बच्चों को मदर की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड मिलती है अप टू 6 months ऑफ एज, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में DHA होता है, विच हेल्प्स इन द IQ डेवलपमेंट, इन डेवलपिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड, और ये बच्चे बाद में ओबीस भी नहीं होते, तो बच्चे को भी बहुत फायदे होते हैं। बच्चे को डायरिया से प्रिवेंट करता है, बच्चे को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस से प्रिवेंट करता है, मदर को भी बेनिफिट है और बच्चों को भी बेनिफिट। मेनोपॉज जो होता है उसका एवरेज एज क्या है, और जब ये होता है तो उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं एक फीमेल में? देखिए, मेनोपॉज जो होता है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल को होता है 15 to 45 होता है, तो आफ्टर 45 लाइक 48 तक ये सेट इन होना शुरू हो जाता है। कई बार लेडीज को 50 में होता है, कई बार 52 में होता है, एवरेज आप मान लीजिए एट द एज ऑफ 50। मैम, ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो उसको कैसे पहले, क्योंकि हम देख रहे बहुत आम पाया जाता है लेडीज में, इसको पहले ही कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, ये कैंसर कोई भी हो उसके बड़े अर्ली सिम्टम्स आने शुरू, बॉडी वार्निंग साइंस देने शुरू हो जाती हैं। एंड तो ब्रेस्ट कैंसर में सबसे बेस्ट होता है कि हमें लेडी को वी हैव टू टीच हर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसको हम कहते हैं, कि वो उसको शी हैज़ टू वॉच के ब्रेस्ट में कोई लंप तो नहीं डेवलप हो रहा, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, या कोई निपल्स में तो नहीं चेंजेस आ रहे, या उसको वेट लॉस तो नहीं एकदम हो रहा। सो देयर आर वेरियस चेंजेस जो हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में सिखाते हैं। अगर ऐसा भी कुछ है सो इमीडिएटली शी शुड कंसल्ट हर गायनेक और हर सर्जन फॉर द फर्दर असिस्टेंस एंड कंसल्टेशन। तो लेकिन अगर तो ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, दैट इज़ अ वेरी लेट साइन एंड दैट्स एन अलार्मिंग साइन, जो कि हमारी लेडीज़ को पता होना चाहिए। कई बार निपल से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, वाटरी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, बट कई बार अगर ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है तो इट्स अ अलार्मिंग साइन उस टाइम। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको स्ट्रेस ज्यादा किया गया बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, चाहे डोमेस्टिक फैक्टर्स है, कोई भी फैक्टर, वो कितना हार्मफुल है, और क्या आपको लगता है कि उस चीज को किस तरह से आप बचाया जा सकता है? उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं कि उसको हस्बैंड की कितनी सपोर्ट मिल रही है, उसको फैमिली की कितनी सपोर्ट मिल रही है, और अगर एक प्रेगनेंसी स्ट्रेसफुल होगी तो उसका आउटकम भी स्ट्रेसफुल होगा, वो सारा इम्पैक्ट तो बच्चे पे ही करेगा, और बाद में वो लेडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जा सकती है। और अगर वो एक डिप्रेस्ड लेडी एक बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? तो उसमें ये रोल रहता है कि जैसे मैंने कहा कि एट एवरी चेकअप द हस्बैंड और द फैमिली शुड अकम्पनी द वुमेन, उसकी डाइट प्लानिंग में उसके साथ हों, उसकी जो नॉर्मल रूटीन है उसमें हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो वो काउंसलिंग या एडवाइस लेती है उसमें हस्बैंड का साथ होना एट एवरी स्टेप, इट इज़ वेरी इसेंशियल। अब कई जगह पे तो अलाउ भी कर दिया हुआ है कि हस्बैंड्स जाके जो डिलीवरी के टाइम पे जाके दे कैन अकम्पनी देयर वाइफ्स, व्हिच इज़ अ गुड थिंग आल्सो। क्रॉनिक पेल्विक पेन जो होती है, जी जी, ये क्या है और इसका क्या, किस तरह से बचाया जा सकता है? क्रॉनिक पेल्विक पेन के देखिए बड़े रीजंस आ सकते हैं। एक तो इसमें एक रीज़न आ सकता है कि कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, सर्विसाइटिस तो नहीं है, जैसे जो सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह होता है उसमें कोई सर्वाइकल इरोजन तो नहीं है, कोई एब्नॉर्मल सर्वाइकल डिस्चार्ज तो नहीं है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो नहीं है, या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स टू इट। तो ये कई बार क्या होता है कि लेडीज आती हैं, कहती हैं कि हमें डिस्चार्ज है, हमें पेन है, तो वो एक होता है कि उनको कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन निकलती है, कई बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज निकलता है, तो उसमें होता है कि हम फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं, हम कभी एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो
वो मेडिकेशन होती है दोनों हस्बैंड वाइफ की चलती है, बिकॉज ये ना हो कि हमने लेडी को ट्रीट कर दिया और बाद में इन्फेक्शन फिर से हस्बैंड से आ रही है. सो इन दैट केस वी नीड टू ट्रीट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर, और कुछ देर हम उनको एडवाइस करते हैं टू मेंटेन एब्स्टिनेंस. नॉर्मली आज ये ट्रेंड क्यों ज्यादा बढ़ गया है, क्या वजह है कि हर किसी को ऑपरेशन के जरिए बर्थ होती है? बेसिकली आजकल बिकॉज जो नॉर्मल डिलीवरी होती है इट इज इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ पेन. डिलीवरी तो बिल्कुल कम है. बहुत ज्यादा. कई बार लड़कियां खुद कहती हैं हमें इलेक्टिव सिजेरियन कराना जी. है. और एक मतलब मैं आपको दूसरा बताऊंगी कि आजकल लोगों को ये जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव है कि वो पंडित से एक मुहूर्त निकाल के आ जाते हैं कि अगर हमारा बच्चा इस टाइम पे इस डेट पे या यहाँ पे होगा तो उसके मतलब स्टार्स अच्छे होंगे. तो वो कई बार डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर देते कि हमें इलेक्टिव सिजेरियन कराना और हमें इस टाइम पे ही बच्चा बाहर चाहिए. तो दैट्स अनदर रीजन कि आजकल पेरेंट्स खुद ही चाह रहे हैं कि हम इलेक्टिव सिजेरियन कराएं. मदर्स खुद चाह रही हैं कि हमें वी डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पेनफुल प्रोसेस. लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो प्रेगनेंसी है ये कोई बीमारी नहीं है. इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. जैसे एक जानवर भी तो बच्चे को जन्म देता है. सो इट्स एज गुड एज दैट ओनली. इट्स अ वेरी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो ऊपर वाले ने जैसे हमारे बाकी प्रोसेस दिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बाकी चीजें. सो प्रेगनेंसी इज ऑल्सो अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ. इसको हमें उतना ज्यादा नहीं बना देना चाहिए हुआ कि ये कुछ अलग ही हो गया है. एक और हम देखते हैं कि जो डिलीवरी होती है, कई बच्चे पहले ही जन्म लेते हैं, तो 9 महीने का जो पीरियड है वो 8 महीने के बाद. ये इसका रीजन क्या होता है कि पहले ही इसका क्या रीजन और किस तरह से? मल्टीपल रीजन होते हैं. जैसे प्री टर्म बेबीज हम उनको कह देते हैं. कई बार वाटर बैग पहले बर्स्ट हो जाता है या कई बार ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है जिसको हम मतलब एंटीपार्टम हैमरेज कह देते हैं. या कई बार होता भी है ऐसा कि मेकोनियम स्टेन लाइकर हो गया. जैसे कई बार बच्चा बाहर निकालना पड़ता है, मान लो बच्चे ने अंदर ही बच्चे ने डेफिकेशन कर दी या कुछ हो गया, तो उन केसेस में कई बार हमें बेबी को आउट करना पड़ता है. उसके अपने हैं कि मतलब ऑब्वियसली बच्चे ने अगर पूरी प्रेगनेंसी नहीं की, कंप्लीट प्री टर्म बेबी, वो लो बर्थ वेट बेबी होगा, उसको अपनी प्रॉब्लम्स होंगी आगे. बट ये है कि वो लाइक विद अ गुड न्यूट्रिशनल रिप्लेसमेंट वो चीजें हम कोप अप बाद में कर सकते हैं. क्योंकि हम प्रोग्राम के आखिरी आयाम में पहुंचे हैं, 5 टिप्स जो आप देना चाहते हैं लेडीज को, जिससे वो प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद जब वो डिलीवरी होती है बच्चे की, वो अपने आप को, बच्चे को भी महफूज रखे, अपने आप को भी महफूज रखे और घर का भी ख्याल रखे. क्या 5 टिप्स? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप अपने जो मिनिमम 4 एंटीनेटल चेकअप जरूर लें. अपने डॉक्टर के पास रेगुलरली जाएं एंड इफ पॉसिबल योर हस्बैंड शुड अकम्पनी यू. और अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें क्योंकि प्रेगनेंसी में देखें जो सारा कुछ तो बच्चा अपनी मदर से ही ले रहा है. तो मदर को अपने जैसे कैल्शियम बोन से भी होता है कि बाद में कई बार प्रेगनेंसी के बाद लेडीज कंप्लेन करती हैं कि हमारी हड्डियों में भी दर्द होता है, हमें फटीग फील होता है. तो डाइट का बहुत ख्याल रखें. प्रेगनेंसी में एक और चीज़ है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दें, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि प्रीमेच्योर लेबर पेन्स होनी शुरू हो जाती हैं. तो फाइबर बहुत ज़्यादा लें, दूध लें, अच्छे अपने आप को मतलब एक अच्छे मूड में रखें. एंड जितना हो सके, ये मैं गांव की लेडीज के लिए कहना चाहूंगी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही कराएं, कि घर पे डिलीवरी किसी अनट्रेन्ड दाई से ना करवाएं. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाएं जहाँ के कोई एक ट्रेन बर्थ अटेंडेंट हो. अगर मान ली खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई तो एटलीस्ट समवन इज देयर टू टेक केयर. और प्रेगनेंसी के बाद भी अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करें. अपने बच्चे की इम्यूनाइजेशन जो टीकाकरण है पूरा कंप्लीट कराएं. क्योंकि इसमें जो टीकाकरण है बहुत सारे गाँवों में फार्मूला एरिया में अभी भी उतना ज्यादा चलन नहीं है. आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट, और गवर्नमेंट का कितना रोल बनता है? गवर्नमेंट ने तो पूरा फ्री कर दिया. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अगर आप देखें तो मतलब वो आंगनवाड़ी लेवल तक से है. तो मतलब इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एवरीवेयर. ये हमारे इम्यूनाइजेशन ही है जिसकी वजह से अब तक हम इंडिया इज पोलियो फ्री नाउ. तो ये टीकाकरण का ही बहुत बड़ा, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स का ही बहुत बड़ा रोल रहा है. तो मैं मदर्स को कहूंगी बच्चों का टीकाकरण कंप्लीट कराएं. और उसके बाद वंस योर फैमिली इज कंप्लीट तो अपने फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस बहुत जल्दी देखें, बिकॉज ऑलरेडी हमारी कंट्री एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन प्रॉब्लम से जूझ रही है. सो एक लेडी का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें.
मैम आपने आज बहुत अच्छी बातें की, गायनी रिलेटेड इश्यूज पर आपने बहुत सारे अच्छे सजेशन भी दी, बहुत इन्फॉर्मेशन भी दी, लोगों को वाकफियत भी करवाई, आपने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर हर्षदीप जोशी, सेहत आपकी प्रोग्राम में। मुझे बस इतना ही आज। अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू पे आपसे किसी नए डॉक्टर से बात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार।